प्रिय विद्यार्थियों, पाश्चात्य नीति शास्त्र के यूनिट के अंतर्गत बीए पार्ट सेकंड में हमने नीति शास्त्र के स्वरूप, परिचय और परिभाषा की बात की। आज हम नीति शास्त्र के क्षेत्र की बात करेंगे, एरिया ऑफ एथिक्स या नीति शास्त्र का क्षेत्र। नीति शास्त्र का क्षेत्र जो है वो मनुष्य के सामाजिक जीवन के संबंध में उसके ऐच्छिक कर्मों के मूल्यांकन से जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ नीति शास्त्र जो है वो मनुष्य के लिए एक प्रकार से मूल्यात्मक ज्ञान की शाखा है जो उसके संबंध में आदर्शों से उसे परिचित कराती है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि नीति शास्त्र जो है उसका स्वरूप मनुष्य के लिए निर्देशात्मक है बजाय विवरणात्मक होने के। वो मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों का, मनुष्य के स्वभाव का वर्णन या विवरण नहीं देती जैसा कि मनोविज्ञान में होता है, अपितु नीति शास्त्र में मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों के मूल्यांकन के संबंध में आदर्श या मानक प्रस्तुत किए जाते हैं और उन आदर्शों और मानकों के संबंध में जो है तर्क की बात की जाती है। तो इस संदर्भ में नीति शास्त्र जो है वो दर्शन की एक शाखा है जो मनुष्य के व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई है। तो नीति शास्त्र के क्षेत्र में जो पहला बिंदु है वो ये है कि नीति शास्त्र समाज में रहने वाले सभी सामान्य वयस्क मनुष्यों के चरित्र या आचरण का मूल्यांकन करता है। अब यहाँ पर जब हम समाज में रहने वाले सभी सामान्य वयस्क मनुष्यों की बात कर रहे हैं तो नीति शास्त्र में जिस ऐच्छिक कर्म का मूल्यांकन होता है उसके अंतर्गत न सिर्फ मनुष्य जिस समाज में रहता है उसके सामाजिक पक्ष का भी ध्यान रखा जाता है और मनुष्य की जो मूल प्रवृत्तियां, स्वभाव है उसका भी ध्यान रखा जाता है। तो इसमें उसकी सारी इच्छाएं, रुचि, प्रयोजन, ऐच्छिक कर्म आदि सभी आ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं सिर्फ जो है मनुष्य के संबंध में ये एक तरह से निर्देश भर दे दिया गया हो कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए। नीति शास्त्र पूरी तरह से एक सुव्यवस्थित उन्नत विज्ञान है जो मनुष्य किस प्रकार से जो है इच्छाएं रखता है, किस प्रकार से उसका एक व्यक्तित्व बनता है, उसके कर्मों का प्रयोजन किस प्रकार का है, इसको लेते हुए और उसके ऐच्छिक कर्म कौन से, अनैच्छिक कर्म कौन से, इन सब पर विचार करते हुए फिर जो है मूल्यांकन करता है और ये जो सिद्धांत देता है उसमें उसके आधार पर ही हम जब मूल्यांकन करते हैं तो उस व्यक्ति के कर्मों को शुभ या अशुभ, उचित या अनुचित कहते हैं। तो नीति शास्त्र के क्षेत्र के संबंध में पहली महत्वपूर्ण बात है कि नीति शास्त्र सामाजिक जीवन जीने वाले मनुष्यों पर लागू होता है। दूसरी बात, सभी सामान्य वयस्क मनुष्य जब वो सामाजिक जीवन में मनुष्य के आचरण का मूल्यांकन कर रहा है तो नीति शास्त्र में यह भी जो है इस सत्यता को भी स्वीकार किया गया है कि वही मनुष्य जो अपने ऐच्छिक कर्मों के दायित्व को करने में पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक तौर पर सक्षम हो। जो सक्षम नहीं है, जैसे अबोध बच्चे हैं या किसी मानसिक विक्षिप्तता का शिकार मनुष्य है, तो वहां पर नीति शास्त्र का क्षेत्र लागू नहीं होता। तो नीति शास्त्र का क्षेत्र सामाजिक जीवन में रहने वाले सभी सामान्य वयस्क मनुष्यों के चरित्र या आचरण पर लागू होता है और चरित्र और आचरण का यहाँ पर हम कोई वर्णन नहीं देते बल्कि मूल्यांकन किया जाता है। अब जब चरित्र और आचरण का मूल्यांकन किया जाता है तो मूल्यांकन के लिए कोई आधार होना चाहिए। हमने पहले ही ये जाना था कि नीति शास्त्र जो है वो एक विवरणात्मक विज्ञान नहीं है बल्कि आदर्श मूलक या नियामक विज्ञान है और जो आदर्श मूलक या नियामक विज्ञान होता है वो किसी मानक के आधार पर निर्णय देता है। तो नीति शास्त्र में मनुष्य के जो व्यवहार है सामाजिक जीवन में, जो उसका आचरण है, उसके संबंध में मूल नैतिक सिद्धांतों या आदर्शों की स्थापना की जाती है। अब यहाँ पर जो मूल शब्द है उसका आशय है कि नीति शास्त्र जो है वहां पर सामान्य आधारभूत नियम या सिद्धांत दिए जाते हैं, क्योंकि हमने पहले भी जब नीति शास्त्र की परिभाषा की चर्चा की थी तो ये जाना था कि मानवीय परिस्थिति बहुत जटिल है, यानी समान परिस्थितियों में जो है सभी मनुष्यों के लिए समान तरह के मानक दिए जा सकते हैं, पर फिर भी परिस्थितियों में इतना वैशिष्ट्य होता है कि हम एक ही तरह के नियम या एक ही तरह के सिद्धांत को सब पर
जो है एक तरह से थोप नहीं सकते। तो नीति शास्त्र जो है आपका एक तरह से व्यवहारिक मार्गदर्शन करता है, सामान्य या आधारभूत सिद्धांतों की स्थापना करता है। इसलिए यहाँ पर नीति शास्त्र का क्षेत्र का जब आप वर्णन करें तो ध्यान रखिएगा कि ये मूल नैतिक सिद्धांतों या आदर्शों की स्थापना करता है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि नीति शास्त्र तो जो है वो प्रत्येक विशिष्ट स्थिति में मनुष्य के लिए आदर्श जो है वहां पर आपको मिल जाएंगे और आप जैसे उसका अध्ययन करेंगे आपको समाधान मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। वह मूल नैतिक सिद्धांतों या आदर्शों की स्थापना करता है जिसके प्रकाश में हम उचित अनुचित शुभ अशुभ को समझ सकते हैं। अब जब मूल आदर्शों या नैतिक सिद्धांतों की स्थापना हो जाएगी, यानी हमारे पास कोई मानक या पैरामीटर हो जाएगा, तो इसके आधार पर हम ये निर्णय कर सकते हैं, ये मूल्यांकन कर सकते हैं कि किस प्रकार के चरित्र को अच्छा कहा जाए, किस प्रकार का बुरा कहा जाए। ये भी तय हो जाएगा कि कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। यानी हम ये भी कह सकते हैं कौन से तो हमारे कर्तव्य हैं, कौन सी हमारी ड्यूटीज हैं और कौन से हमारे अकर्तव्य हैं, यानी हमारे लिए निषेधित कर्म है। नीति शास्त्र जो है वो इन दोनों कार्यों के अतिरिक्त जब नैतिक सिद्धांतों और आदर्शों को प्रस्तुत करता है तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आदर्शों को प्रस्तुत करना भर ही उसका दायित्व है। इस दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि नीति शास्त्र जो है वो एक तरह का आदेश या कमांड नहीं है, न ही किसी प्रकार का उपदेश है जहां पर आपको किसी चीज को करने के संबंध में जो है कहा जा रहा है ऐसा करिए, बल्कि ये एक दर्शन की शाखा है, सुव्यवस्थित विज्ञान है। इसलिए जब यहाँ पर नैतिक सिद्धांत और आदर्श दिए जाते हैं तो उसके समर्थन में पर्याप्त कारण और तर्कसंगत युक्तियां भी प्रस्तुत की जाती हैं। आप जानते हैं दर्शन का अर्थ ही होता है युक्ति युक्त चिंतन। तो यदि कोई आदर्श या सिद्धांत दिया गया है तो उसे ऐसे ही नहीं स्वीकारा गया है, उसके लिए पर्याप्त जो है कारण उपलब्ध होते हैं, तर्कसंगत युक्तियां होती हैं, एक तरह से उसको रैशनल जो है या रीजनिंग के थ्रू जो है प्रस्तुत किया जाता है। तो ये भी नीति शास्त्र का कार्य है। इसीलिए जब हम नीति शास्त्र के संबंध में बात करते हैं कि ये वस्तुनिष्ठ है या नहीं है, तो विज्ञान की तरह यदि हम वस्तुनिष्ठता की बात करें तो वो तो नीति शास्त्र में के क्षेत्र में संभव नहीं है, पर नीति शास्त्र के सिद्धांतों के संबंध में हम ये कह सकते हैं कि इनमें भी एक प्रकार की ऑब्जेक्टिविटी और वस्तुनिष्ठता है, क्योंकि ये ऐसे ही किसी की पसंद नापसंद या वैयक्तिक चुनाव से जुड़ी हुई बात नहीं है। यहाँ पर जो आदर्श या सिद्धांत प्रस्तुत किए जा रहे हैं उनके पीछे तर्कसंगत युक्तियां हैं, यानी पूरा बौद्धिक विवेचन है, बौद्धिक आधार है। बिना पर्याप्त कारणों के नीति शास्त्र किसी सिद्धांत या आदर्श को स्थापित नहीं कर सकता। इसलिए नीति शास्त्र को इस दृष्टि से हम ये कहते हैं कि नीति शास्त्र विज्ञान भी है। जिस तरह से विज्ञान में जो है प्रत्येक चीज को पर्याप्त कारण होने पर, उसके पीछे कोई बौद्धिक आधार होने पर स्वीकार किया जाता है, उसमें व्यक्तिगत पसंद नापसंद रुचि की बात नहीं होती, ऐसे ही नीति शास्त्र में भी जो है पर्याप्त कारण और तर्कसंगत युक्तियों के आधार पर ही नैतिक सिद्धांत या आदर्शों का समर्थन किया जाता है। अब नीति शास्त्र का क्षेत्र ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ सामान्य जीवन में मनुष्य के आचरण के मूल्यांकन की बात कर रहा है, वो एक तरह से मनुष्य के जीवन के लिए शुभ क्या है इस पर भी विचार करता है। इसलिए नीति शास्त्र के लिए कहा जाता है कि नीति शास्त्र जो है मानवीय शुभ का विज्ञान है। अब परिस्थिति विशेष में हमारे लिए शुभ क्या है, एक प्रश्न ये उठता है। दूसरा प्रश्न है कि यहाँ के सभी जो है शुभ के बारे में अब हम जान जाते हैं, पर अंततः एक अंतिम शुभ हमारे लिए क्या है। और मनुष्य जीवन का ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिर हमारे जीवन की सार्थकता क्या है, क्या हमारे कोई जीवन का लक्ष्य है, क्या कोई परम लक्ष्य है, अंतिम साध्य है। तो ये संभावना पर विचार करना भी नीति शास्त्र का क्षेत्र है। और फिर जब हमें हाँ जगत के जो शुभ उपलब्ध हो जाते हैं उसके बाद अपने उस अंतिम शुभ या ध्येय की प्राप्ति के लिए भी हम प्रयास कर सकते हैं, तो उस दृष्टि से भी नीति शास्त्र सहायता करता है। तो नीति शास्त्र का क्षेत्र जगत और समाज के जो शुभ है उसके साथ साथ मानवीय जीवन के लिए परम लक्ष्य या अंतिम साध्य की संभावना पर विचार करना भी है। अब नीति शास्त्र जो है उसमें जब हम कह रहे हैं कि सामाजिक जीवन जीने वाले सामान्य व्यस्क मनुष्य के आचरण का मूल्यांकन किया जाता है, तो नीति शास्त्र में ये भी माना जाता है कि नैतिक आचरण के लिए कुछ पूर्व मान्यताएं या पूर्व शर्त होनी
चाहिए। यानी किसी व्यक्ति को यदि हम ये कहते हैं कि नैतिक करता है, हम उसके आचरण का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो जैसा कि हमने कहा उसमें पूरे एक शारीरिक और मानसिक सामर्थ्य होना चाहिए। तो सबसे पहले तो उसके पास इस बात की उपलब्धता होनी चाहिए कि वह स्वतंत्रता के साथ बिना किसी दबाव के, बिना किसी भय के अपने कर्मों का चुनाव कर सके, तभी मनुष्य को हम उत्तरदायी कह सकेंगे। तो मनुष्य अपने कर्मों का चुनाव, यानी वो अच्छे कर्म करता है, उसके संबंध में हम यही कहते हैं कि मनुष्य उस कर्म को करने के लिए स्वतंत्र है। मनुष्य अपने स्वतंत्र विवेक से उस कर्म का चुनाव करता है। तो आधारभूत चीज है संकल्प की स्वतंत्रता। तो मनुष्य के संकल्प की स्वतंत्रता किस प्रकार की है, उसकी सीमा क्या है, इस पर भी विचार नीति शास्त्र करता है। साथ ही साथ जब हम मनुष्य के आचरण का मूल्यांकन कर रहे हैं तो हम मनुष्य का अच्छा बुरा कहते हैं, उसके कर्म को उचित अनुचित कहते हैं, तो फिर वो उस कर्म के परिणाम से भी बंधा हुआ है। यानी उस कर्म का जो परिणाम आया है या कॉन्सिक्वेंसेस है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस मॉरल एजेंट या नैतिककर्ता या सामाजिक जीवन जीने वाले मनुष्य की है। तो इस प्रकार से नीति शास्त्र के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि नीति शास्त्र मनुष्य के नैतिक उत्तरदायित्व और संकल्प स्वतंत्रता का विवेचन करता है, क्योंकि इसको जानकर ही हम ये निश्चित कर सकते हैं कि मनुष्य अपने अच्छे कर्मों के लिए किस सीमा तक स्वतंत्र है और उसे नैतिक दृष्टि से अपने कर्मों के लिए कहां तक उत्तरदायी माना जा सकता है। आप देख सकते हैं जब भी समाज में मनुष्य के चरित्र का मूल्यांकन होता है तो ऐसा नहीं है कि उसके पास संकल्प की स्वतंत्रता तो हम ये कह दें कि उसके पास अबाधित आजादी है। किसी राज्य में, समाज में, परिवार में रहने के कुछ सामान्य नियम होते हैं और इन संस्थाओं से व्यक्ति का विकास होता है और व्यक्ति इन संस्थाओं का विकास करते हैं। तो हम जब व्यक्ति और समाज के प्रश्न को पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं उनके बीच में व्यक्ति और समाज में अवयव अवयवी का संबंध है। यानी व्यक्ति का विकास समाज में ही जो है वो समुचित प्रकार से हो सकता है और एक अच्छा समाज अच्छे व्यक्तियों से बनता है। परंतु जब उसके आचरण का मूल्यांकन करते हैं तो ये जानना जरूरी है कि कोई व्यक्ति किस सीमा तक स्वतंत्र था, यानी अपनी उस सीमा में रहकर उसने कैसा प्रदर्शन किया है। और यदि उसने जो चुनाव किए हैं उसके लिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, उसने अपने संकल्प की स्वतंत्रता के आधार पर अपने कर्मों का चुनाव किया है, तो फिर जो कर्म का परिणाम है उसके लिए वो नैतिक रूप से उत्तरदायी है। तो इस प्रकार नीति शास्त्र क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि वो मनुष्य के नैतिक उत्तरदायित्व और संकल्प की स्वतंत्रता का भी विवेचन करता है। अब जो हम नीति शास्त्र की विधाओं की बात करते हैं जब, तो परंपरागत नीति शास्त्र में तो ये माना जाता था कि नीति शास्त्र का कार्य मनुष्य के आचरण के संबंध में मानक या आदर्श स्थापित करना या सिद्धांत देना था। परंतु 19वीं शताब्दी में से नीति शास्त्र की 19वीं शताब्दी के बाद जो है नीति शास्त्र की एक जो है नई शाखा का उदय हुआ जिसे अधिनीति शास्त्र कहा जाता है। यानी यहाँ पर ये माना जाने लगा कि सिर्फ नैतिक सिद्धांत या आदर्श स्थापित करना मात्र ही नीति शास्त्र का कार्य नहीं है, बल्कि जब हम नैतिक शब्द जैसे उचित है, अनुचित है, शुभ है, कर्तव्य है, इनका प्रयोग करते हैं तो इन शब्दों का अर्थ क्या है। जब हम नैतिक निर्णय देते हैं तो वहां पर जैसे हम कहते हैं सुख शुभ है, विकास शुभ है, तो ये जो है ये नैतिक निर्णय जब दे रहे हैं तो इसका स्वरूप क्या है। तो एक तरह से जब विश्लेषणात्मक दर्शन का उदय हुआ तो उसके साथ साथ विश्लेषणात्मक दर्शन का प्रभाव ज्ञान की अन्य शाखाओं पर भी पड़ा और नीति शास्त्र पर भी उसका प्रभाव पड़ा। तो नीति शास्त्र में जो है एक नई विधा का आरंभ हुआ जिसे अधिनीति शास्त्र या विश्लेषणात्मक नीति शास्त्र कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में मेटा एथिक्स कहते हैं। तो इसके अंतर्गत नैतिक शब्दों के अर्थ का और नैतिक निर्णयों के स्वरूप का विश्लेषण किया जाता है। तो ये भी नीति शास्त्र का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है कि जो शब्द नैतिक शब्द के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं उसके मीनिंग या अर्थ को स्पष्ट किया जाए और जो निर्णय कहे जाते हैं वो उन निर्णयों के स्वरूप को भी स्पष्ट किया जाए। अब जब नैतिक निर्णयों को जो है हम अर्थ और स्वरूप की बात कर रहे हैं तो हम उनके संबंध में सत्य असत्य की भी बात करते हैं। तो सत्य असत्य नैतिक निर्णय को जब कहा जाता है तो उसके पीछे तर्क भी जो है अपेक्षा रखते हैं। तो उन तर्कों के स्वरूप का भी नीति शास्त्र में विवेचन किया जाता है। कोई निर्णय है वो दिया जा रहा है तो उस निर्णय का औचित्यकरण यानी उसकी राइचसनेस, उसका औचित्य जो है उसे भी न सिर्फ स्पष्ट किया जाता है बल्कि उस औचित्यकरण के लिए वैज्ञानिक मतलब
बिल्कुल तटस्थ, निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ ढंग से बिना किसी पक्षपात के जो है विधियों की खोज भी की जाती है। तो इस प्रकार से नीति शास्त्र जो है जब नैतिक भाषा का विश्लेषण करता है तो जो नैतिक निर्णय हैं उसके समर्थन में जो तर्क दे रहे हैं उन तर्कों का विवेचन करने के लिए, उन निर्णयों के वैलिडिटी को प्रूव करने के लिए, उसके प्रमाणीकरण औचित्यकरण के लिए वैज्ञानिक विधियों की भी खोज करता है। यानी किस आधार पर किसी नैतिक निर्णय को संज्ञानात्मक कहा जाएगा, किसी नैतिक निर्णय को असंज्ञानात्मक कहा जाएगा, इन सब विधियों की खोज भी नीति शास्त्र का क्षेत्र है। अब नीति शास्त्र जो है एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी ज्ञान की शाखा है जो नैतिकता या मॉरलिटी की ठीक ठीक व्याख्या करता है और नैतिक निर्णय और अन्य निर्णयों के मौलिक भेद का स्पष्टीकरण करता है। आप ये देखेंगे कि हमारे जो सामान्य समाज जीवन है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के जो है लोगों की पृष्ठभूमि है। हम ये कहते हैं भारत एक ऐसा देश है जहाँ भिन्न भिन्न जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश के लोग निवास करते हैं। तो जो एक सामुदायिकता होती है, अलग अलग समुदाय होते हैं, प्रत्येक के अनुसार अपनी अपना एक सामाजिक व्यवहार का पक्ष होता है। एक समाज की दृष्टि से हम ये कह देते हैं कि इनके लिए यह चीज उचित है, यह चीज अनुचित है। दूसरे संबंध में हम कहते हैं नहीं, यहाँ उचित नहीं है, यहाँ अनुचित नहीं है। तो नैतिकता कोई ऐसा जो है संप्रत्यय नहीं है जिसको सभी पर एक प्रकार से जो है थोप दिया जाए, सभी के लिए एक प्रकार से लागू कर दिया जाए। इसके स्वरूप को जानने के लिए व्यक्ति के स्वभाव के साथ साथ उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पक्ष को जानना भी आवश्यक हो जाता है। तो नीति शास्त्र में जो है ये भी उसके क्षेत्र में ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात है कि वो नैतिकता की भी ठीक ठीक व्याख्या करता है और परिस्थिति, काल, देश, इन पर विचार करके जो है वो नैतिकता के संबंध में जो है निर्णय प्रस्तुत कर सकता है। और नैतिक निर्णयों को और अन्य निर्णयों को जब हम मिला देते हैं, हम समझ नहीं पाते कि कौन सी रूढ़िगत बातें हैं और कौन सी नैतिक निर्णय हैं, कौन सी कानूनी बातें हैं और कौन सी नैतिक निर्णय हैं, कौन से नैतिक निर्णय हैं और कौन से तथ्यात्मक निर्णय हैं। हम इन भेदों को जब समझ नहीं पाते तो हमारे नैतिक व्यवहार में बहुत प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। परंतु नीति शास्त्र जो है हमारा इस रूप में भी एक सहायक ज्ञान की शाखा है कि वो नैतिक निर्णय और अन्य निर्णयों के मौलिक भेद का स्पष्टीकरण करता है। तो इस प्रकार से दूसरे निर्णयों से हम नैतिक निर्णयों की विशिष्टता को या वो नैतिक निर्णय किस प्रकार से अलग हैं, भिन्न हैं, उन्हें कैसे हम अलग तरह से जाने, वो क्या होते हैं, इसको हम नीति शास्त्र के आधार पर जानते हैं और इस निर्णयों का स्पष्टीकरण नीति शास्त्र का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो इस प्रकार से आज हमने नीति शास्त्र के क्षेत्र से संबंधित इन 8 बिंदुओं की चर्चा की। आप अभ्यास करिएगा इस प्रश्न का, नीति शास्त्र के क्षेत्र को समझाइए। धन्यवाद।